दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे घातक बॉम्बर मिल सकता है, वो भी बहुत जल्द। ये एक ऐसा बॉम्बर है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है और ये 1 घंटे में 2250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये विमान न्यूक्लियर और क्रूज मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को कैसे ये मिलेगा। तो दोस्तों, भारत के बेस्ट फ्रेंड रशिया की तरफ से इंडिया को ये ऑफर दिया गया है कि हम अपना सबसे घातक बॉम्बर भारत की वायुसेना को देना चाहते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि ये जो बॉम्बर है ये पूरे के पूरे शहर को नेस्ता नाबूद करने के लिए जाना जाता है और हाल ही में रशिया के द्वारा इसका इस्तेमाल यूक्रेन शहर पर भी किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रशिया है वो अपने मोस्ट पावरफुल बॉम्बर को भारत को देने के लिए तैयार है और भारत में इसे परचेज करने के लिए काफी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, इसका नाम है TU-160, जिसे ब्लैक जैक या फिर व्हाइट स्वान भी कहा जाता है। इसमें 45,000 किलोग्राम तक बम ले जाने की क्षमता है और जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर बम वर्षक विमान यहाँ पर बनाती है। आप देखेंगे कि भारत के बारे में एक डिस्कशन अभी चल रहा है कि यदि भारत इसे अपनी ताकत के साथ शामिल कर लेता है तो चीन की जो वायुसेना है उससे हमारी कैपेबिलिटीज काफी आगे निकल जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए काफी खर्चीला भी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये जो विमान है इसके अंदर 2 लॉन्चर सिस्टम है। हर लॉन्चर में 12 न्यूक्लियर मिसाइल या फिर 6 क्रूज मिसाइल फिट हो सकती हैं और 10,000 किलोमीटर तक की दूरी ये बिना रिफ्यूलिंग की नीड के तय कर सकता है। और तो और रशिया के द्वारा इसका एक नया वर्जन भी तैयार कर लिया गया है और जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी ताकत को आप कुछ ऐसे समझिए कि अमेरिकी FA-18 फाइटर जेट केवल 10 मिनट तक ही सुपरसोनिक उड़ सकता है, जबकि TU-160 पूरे 45 मिनट तक बिना किसी रुकावट के उड़ान भर सकता है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर चीन के कान खड़े हो चुके हैं और हम जरा नजर डाल लेते हैं चीन और भारत की वायुसेना की तुलना पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीन है उसके पास 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास रिपोर्ट्स के द्वारा जो जानकारी मिली है 900 से 1200 लड़ाकू विमान हैं, यानी कि चीन के पास हमसे कहीं ज्यादा हैं। इसके अलावा चीन की वायुसेना के पास लंबी दूरी के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के विमानों का एक पूरा बेड़ा है और इंडियन एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा स्ट्रैटेजिक वेपन्स जैसे कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान और कॉम्बैक्ट ड्रोन भी है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास अपना राफेल है और हाल ही में जो चीन की एयरफोर्स है उन्होंने G-20 विमान शामिल करना स्टार्ट कर दिया है और जिसको वो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बता रहे हैं। लेकिन माना यह जाता है कि IAF के राफेल जो 4.5 जनरेशन के विमान है ये उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो चीन के जो बॉम्बर फोर्स है उसमें H-6 बैडजर बॉम्बर वेरिएंट्स भी हैं और इसके अलावा ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट 6 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है उसको कैरी कर सकता है। यानी कि चीन की एयरफोर्स के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी है जिसको लॉन्ग रेंज तक टारगेट करने की पावर देती है। लेकिन अगर कल को भारत को ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जो रशिया का है वो मिल जाता है तो चीन की जो ये बेसिकली फोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज के साथ, स्पीड के साथ कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा हैं, उन्होंने खुलासा किया कि जो भारत है वो टुपोलोव TU-160 को अपने बेड़े में शामिल करने पर बहुत बारीकी से विचार कर रहा है। और दरअसल क्योंकि इस बॉम्बर ने अपनी रियल लाइफ वॉर सिचुएशन में कैपेबिलिटीज दिखाई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि ये जो विमान है या ये जो बॉम्बर है
ये भारत को एक ऐसी ताकत देगा जिसका मुकाबला पाकिस्तान के पास दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि इस बॉम्बर में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है जो उसको एयर टू एयर मिसाइल और समुद्र से आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से बचाने में कैपेबल बनाता है। जब हम पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं तो आइए एक बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास ये 2000 से ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 1400 है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो इंडियन एयरफोर्स है और जो नेवी है उनके पास हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग और रोटर विंग वाले एयरक्राफ्ट्स भी है। इंडिया के पास लगभग 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं जो कि 31 स्क्वाड्रन्स में हैं, और तेजस MK1 एंड MK1A ये वाले जो है बेसिकली वेपन्स आने वाले समय में भारत को एक नई ताकत देंगे। इसके अलावा MiG-21 बाइसन, जैगवार, MiG-29 इनको धीरे धीरे जो है सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा, और इसीलिए भारत को नए नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास 387 फाइटर जेट्स हैं, और दरअसल इनके पास चाइनीज, फ्रेंच और अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं, और पाकिस्तान के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा है। लेकिन भारत के पास जो एयर टैंकर्स है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो काफी ज्यादा हैं जो बेसिकली मल्टी मिशन अप्रोच पर काम करते हैं। दरअसल जो भारत के पास एयरक्राफ्ट्स हैं दरअसल वो मल्टीपर्पज है, यानी कि उनसे आप डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने काम कर सकते हैं। लेकिन रशिया से मिलने वाला ये जैसा बॉम्बर है, इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के पास कम है, और इस रेंज में मिलना ये दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा बन जाता है। तो इस कंपैरिजन से हमें ये तो समझ में आता है कि आज के टाइम पर भारत को इस तरह के वेपन्स की बेहद सख्त जरूरत है। दोस्तों रूस के अगर इस ऑफर को भारत स्वीकार कर लेता है तो निश्चित तौर पर रूस और भारत के संबंध काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन निश्चित रूप पर चीन और पाकिस्तान को अगर साइड कर भी दे तो अमेरिका और पश्चिम कंट्री जो हैं उनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो एक तो भारत की हथियारों को लेकर डिपेंडेंसी रूस पे ज्यादा हो जाएगी, दूसरा जो न्यूक्लियर डेटरेंस की पॉलिसी है भारत की वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगी, क्योंकि ये जो बॉम्बर है ये अपने साथ न्यूक्लियर हथियारों को कैरी करके ले जा सकता है, और इससे जो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि जमीन, पानी और हवा तीनों जगह नाभिकीय परमाणु हथियारों की क्षमता वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को हमने हमेशा ही प्राथमिकता दी है, लेकिन Tu-160M अगर ये भारत को मिल जाता है तो इंडो पैसिफिक एरिया में हमारी जो पावर है, हमारी जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, और रीजनल खतरों से जो कि हमें हमारे पड़ोसी मुल्कों से ही मिलते हैं वहां पर हमें एक दुर्जय डेटरेंस के रूप में जो है एक मदद यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात आती है कि फिर इतना सोच विचार क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रशिया के ऑफर को हम जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यदि भारत बेसिकली इन बॉम्बर्स के लिए हाँ करता है तो एक बहुत बड़ा खर्चा होगा, सिर्फ इनको परचेज करने के लिए ही नहीं बल्कि जो ट्रेनिंग देनी है इंडियन एयरफोर्स को और इसके मेंटेनेंस के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और बेसिकली जिस तरह के पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सेंटर की कॉस्ट है वो भी नए सिरे से भारत के पास आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि खर्चे से ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि जो चीज नहीं है वो यहाँ पर लेनी चाहिए। एक और चैलेंज होने वाला है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के वजह से जो हालात बने हुए हैं, तो अगर भारत और भी ज्यादा रूस से हथियारों की खरीदारी करता है तो पश्चिमी देशों की तरफ से एक रेजिस्टेंस तो आएगा। और हाल के टाइम में भारत ने रूस के अलावा इजराइल, यूएसए और फ्रांस पर भी हथियारों को लेकर अपनी जो एक बेसिकली डाइवर्स अप्रोच रखनी स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों अगर भारत इसे खरीदता है तो नए सिरे से ट्रेनिंग कैंप लगाने होंगे, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, लेकिन इस कीमत को अदा करने के बाद भारत के पास एक ऐसी ताकत आ जाएगी जो ना तो उसके पड़ोसी देशों के पास है, और जहां पर अमेरिका के जो एडवांस बॉम्बर्स हैं
वो भी बराबरी नहीं कर पाते। और कल को अगर रशिया इसके एडवांस वेरिएंट को लेकर भी भारत से बात करता है तो वो भी भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसको परचेज करना चाहिए? क्या ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक जीत होगी या फिर एक बहुत बड़ा खर्चा? दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो मुझे बताइए कि आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।